Hello students of class 10th. Good to say to all of you in the online class of DPSBM Bellary. I am Ramchandra Singh. I will teach you biology. Students, आज मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में जैव प्रक्रम के बारे में समझाऊंगा। थोड़ा ज़रा ध्यान से समझना। तो जो लाइफ प्रोसेसेज हैं उनमें न्यूट्रिशन भी एक होता है। ये एक मेन प्रोसेसेज है लाइफ का, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हिंदी में हम पोषण बोलते हैं। अब सब लोग जानते हैं कि जब हम कोई वर्क करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, ऊर्जा हमारी खर्च होती है। आप चलते हैं तब भी ऊर्जा खर्च है, कोई कार्य करते हैं ऊर्जा खर्च है, और यहाँ तक कि आप बैठे हैं तब भी ऊर्जा खर्च है, सो रहे हैं तब भी ऊर्जा खर्च होती है। अब आप सोचें कैसे ऊर्जा खर्च हो रही है। देखिए, हम देखते हैं किसी चीज़ को तो देखने में ऊर्जा खर्च होती है, सुनते हैं तब भी ऊर्जा खर्च होती है। बैठे बैठे देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, बोलते हैं तो ऊर्जा खर्च हो रही है, और यहाँ तक कि सो रहे हैं तब भी ऊर्जा खर्च होती है। क्यों? जब आप सोते हैं तो आपकी सांस तो चलती हैं और सांस लेने की क्रिया में भी ऊर्जा खर्च होती है। आपके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं वो लगातार चलती रहती हैं। भोजन पचता है, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, सांस लेते हैं। ये जितनी भी कार्य हैं, हर काम में ऊर्जा का खर्च होता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा क्या है, हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है ऊर्जा। यदि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा कोई भी कार्य नहीं चल पाएगा। अब ये देखना कि हमें ऊर्जा मिलती कहाँ से है, ये ऊर्जा हमें किस चीज़ से मिल रही। ये ऊर्जा जो मिलती है हमें भोजन से मिलती है। जो हम भोजन लेते हैं उसी से हमें ये लाइफ प्रोसेस के लिए ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब ये भोजन को ग्रहण करना, उसे पचाना, अवशोषण करना और उसका अपने रक्त में मिला देना, ये सारी प्रक्रियाएं यदि हम मिला दें तो ये कहलाता है पोषण। इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को यदि हम देखते हैं तो ये दो टाइप का पोषण होता है। पोषण के दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक पोषण। तो पहले ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वयंपोषी, फर्स्ट होता है स्वयंपोषी। स्वयंपोषी पोषण पहला वाला कि आपको स्वयंपोषी पोषण, यानी कि इसको हम ऑटोट्रॉपिक पोषण कहते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी जीव अपना भोजन कच्ची सामग्री से, रॉ मटेरियल से अपने आप तैयार करते हैं, वो सब स्वयंपोषी जीव होते हैं। अब ये देखेंगे आप कि कच्ची सामग्री क्या है, तो जो हमें पर्यावरण से प्राप्त हो रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मिनरल्स, एनर्जी, ये सब क्या हैं, कच्ची सामग्री हैं। इन कच्ची सामग्री से, रॉ मटेरियल से
जो जीव अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं वो कहलाते हैं स्वयंपोषी, और ऐसा पोषण स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। अब इनमें कौन से आते हैं? इनमें आते हैं या तो ग्रीन प्लांट हैं, जो हरे पौधे हैं, या फिर कुछ बैक्टीरिया आते हैं। अब ये हमारा जो स्वयंपोषी पोषण है ये भी हमारा दो टाइप में है। स्वयंपोषी पोषण दो टाइप में होता है। पहला होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी जीव, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। तो पहला प्रकाश संश्लेषी पोषण, दूसरा रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण में जो हम एनर्जी को स्टोर करते हैं वो एनर्जी सूर्य के प्रकाश से ली जाती है। सनलाइट से वो एनर्जी हम लेते हैं, उसी को हम केमिकल एनर्जी के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा का रूप क्या होता है? इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम तैयार, जो भी जीव कार्बोहाइड्रेट को अपने आप तैयार करते हैं वो क्या है? स्वयंपोषी हैं। और जो सनलाइट से लिया जिन्होंने एनर्जी वो प्रकाश संश्लेषी, और जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से ले रहे हैं वो कहलाते हैं रसायन संश्लेषी, कीमोट्रॉपिक या रसायन संश्लेषी। और जिन्होंने लाइट से लिए वो ऑटोट्रॉपिक या प्रकाश संश्लेषी। तो दो तरह के बताए मैंने आपको। ये एक स्वयंपोषी जीव में एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरे रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी और दूसरे आए रसायन संश्लेषी। तो दो तरह की जीव आपके प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। अब इनमें पहले प्रकाश संश्लेषी को लेते हैं, फिर रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी जो जीव है हमारे वो होते हैं जो सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन बना रहे हैं। इनमें आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट यानी कि पौधों के अंदर जो हरा रंग होता है, पौधे के जो हरे पार्ट हैं उनके अंदर एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल। हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। तो जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ये ग्रहण करता है, और सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के तब उसके बाद हम भोजन का ये पौधे निर्माण करते हैं। तो जितना भी प्रकाश, अब इसमें जिसमें भी क्लोरोफिल होगा वही पार्ट भोजन बनाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो भोजन नहीं बनाएगा। ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको ये लीफ दिखा रहा हूँ। जो ये लीफ है, इस लीफ में आपको ये पार्ट हरे दिखाई दे रहे हैं और ये पार्ट सूखे हैं। तो जो हरे पार्ट हैं केवल वही भोजन बनाएंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है, और जो सूखे हैं इनका क्लोरोफिल क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। तो ये पार्ट भोजन नहीं बनाएगा, और जो पार्ट भोजन नहीं बना रहा वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। उसकी कोई आवश्यकता पौधे को अब नहीं रहती। तो इन पत्तियों को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि अब ये इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल क्या रखना है? हरा पार्ट। तो हरे पार्ट जो होते हैं वही भोजन बना रहे हैं। पौधे की रचना को यदि अब पत्ती को, हरे पार्ट को देखें, एक पत्ती होती है, पत्ती को यदि हम रचना के हिसाब से देखें, मान लीजिए ये आपकी लीफ है, वेन्स होती हैं। तो ये लीफ है, इस लीफ में या इस पत्ती में इसका हम छोटे से भाग का एक सेक्शन काटें तो ये हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। इस तरह इसका हम थोड़ा सा पार्ट लें, जरा सा पार्ट लिया और इसका हम क्या काटें? सेक्शन काटें, यानी कि इसको हम ट्रांसवर्स रूप से काटें तो ये हमारा इस तरह दिखाई देता है।
ये पूरी पत्ती की मोटाई देती है। ये जो वेन्स हैं ये बीच में दिखाई देंगे वैस्कुलर बंडल के रूप में। बाकी इसकी सेल इस तरह की सेल होती है बेटा। तो ये इस तरह की इसकी सेल होती हैं और इन सेलों में, इन कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाएं बहुत सारी, इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होती हैं। एक रचना होती है क्लोरोप्लास्ट। जगह जगह इसमें जितनी भी सेल हैं इनमें क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इन सेलों में भी क्लोरोप्लास्ट हैं। सब सेलों में आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये दो तरह की सेल होती है इनमें ज़्यादातर प्लांट में। जो एक तो ये ऊपर की जो सेल्स हैं जो इनके बीच में जगह नहीं, ये पहली सेल कहलाती हैं, और जिनके बीच में जगह स्पंजी कहलाती हैं। स्पंजी सेल में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं पहली सेल के मुकाबले पर। तो कुल मिलाकर में देखना है कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नीचे इसके जो ऊपरी सतह है, निचली सतह में होते हैं ये स्टोमेटा। छोटे छोटे छिद्र होते हैं बारीक, जो हमें आँखों से भी दिखाई नहीं देते। ये छिद्र कहलाते हैं स्टोमेटा या रंध्र। स्टोमेटा होंगे, हिंदी में इनको हम रंध्र कहते हैं। ये छिद्र होते, इन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन, इन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। छिद्र बाहर से इनको ग्रहण करने, जल वाष्प भी निकलती है इनसे। ऊपरी सतह पर देखते हैं तो ये ज़्यादा होती है क्लोरोप्लास्ट की मात्रा। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं मुकाबले नीचे की सतह की, क्योंकि प्रकाश ऊपर से पड़ता है, प्रकाश नीचे से नहीं पड़ता। प्रकाश आता ऊपर से, तो प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोप्लास्ट इनमें ज़्यादा होंगे। तो प्रकाश को कौन ग्रहण कर लेता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये प्रकाश को ग्रहण करके ऊर्जा युक्त होते हैं, इनके पास ऊर्जा आ जाती है, और उस ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा इन्हें मिली वो ऊर्जा जल का अपघटन कर देती है, क्योंकि जल भी लेते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण में। जल को तोड़ देती है ऊर्जा, और जल के टूटने से हमारा प्राप्त होता है यहाँ पर, जब जल टूटता है तो जल टूटने पर आपको प्राप्त हुआ ये H2O है जल। तो जल के दो अणु जब टूटते हैं तो 2OH प्राप्त होते हैं और 2H प्राप्त होते हैं। जल इस रूप में टूटता है ये, तो ऐसे प्राप्त होते हैं। इसके जो ये दो OH हैं, ये दोनों OH ये वाले, ये पुनः आपस में मिल जाएंगे 2OH, और ये मिल करके फिर से हमारा एक अणु जल का बनाएंगे और एक O बनाएंगे, ऑक्सीजन। तो हमारे क्या जल का अणु दोबारा बना है और ऑक्सीजन बनी है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। इसलिए इसकी प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण होती है वो ये होती है 6CO2 प्लस 12H2O। सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, इस तरह हमारा ये यहाँ पर ग्लूकोज, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल, जब ये सनलाइट रिएक्शन होती है तो इससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6। 6 मॉलिक्यूल जल के बनेंगे और 6 ही बनेंगे
ऑक्सीजन के। तो ये ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई इससे, और क्या बना, विशेष चीज क्या प्राप्त हुई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये इसमें एनर्जी है जो हमारा भोजन का रूप है, जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ ये भोजन है। तो हमें इससे क्या बन गया, इससे भोजन। तो ये भोजन इन्होंने अपने आप बनाया। ये भोजन किन्होंने, जो हरे पौधे हैं, इनके हरे रंग के कारण इन्होंने प्रकाश लिया, ऊर्जा को लिया, और ये ऊर्जा, इस ऊर्जा को इन्होंने रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ रासायनिक ऊर्जा के रूप में आया आपका ग्लूकोज, ये बन गया ग्लूकोज। C6H12O6, C6 बार H बार है O 6 अणु उसके बने जल के, और 6 अणु बने ऑक्सीजन के। अब एक बात यहाँ आती है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑक्सीजन हमें जो प्राप्त हुई है वो जल के अणु के टूटने से प्राप्त हुई है, जो अति आवश्यक है। और इससे नहीं भी हमें, ये सोचते हैं बहुत है कि ऑक्सीजन CO2 से मिली होगी। CO2 से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जो बाहर निकलती है वो ऑक्सीजन जल के अणु के टूटने से आती है। इसीलिए यहाँ 12 अणु लिए गए हैं और 6 अणु दिखलाया कि जितने अणु लिए गए उसके आधे बन जाते हैं। तो 12 लिए हैं तो 6 अणु दोबारा से बन गए हैं। इस तरह ये प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषी पौधे हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं या प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। तो ये रसायन संश्लेषी जो होते हैं पौधे, ये वो हैं जो ऊर्जा सूर्य से नहीं लेते, बल्कि केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा लेते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रासायनिक क्रिया ऊर्जा कैसे मिलेगी। आप यदि जो चूना होता है बाजार से लाते हैं, जब उसमें पानी डालते हैं तो खिल जाता है और उसमें से एनर्जी निकलती है, गर्म हो जाता है वो, तो ऊर्जा निकली रासायनिक क्रिया में। ऐसी बहुत सी रासायनिक क्रिया हैं जिनमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा, जैसे कि इस ऊर्जा का उपयोग अधिकांश जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, वो उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें जब ऊर्जा का उपयोग करेंगे वो रासायनिक ऊर्जा का, तो वे उस स्थिति में यहाँ पर ये H2O, ये भी भोजन बनाएंगे, लेकिन ये H2O, ये यहाँ पर H2O या O2 नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप उसमें तो क्या है, जल, इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा ली जाती है वो रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा लेंगे, और वहाँ पर ज़्यादातर सल्फर आदि मुक्त होते हैं, सल्फर मुक्त होगा बजाय ऑक्सीजन के। यहाँ ऑक्सीजन के बजाय क्या मुक्त होगा, सल्फर। तो ये हुआ हमारा रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। तो दूसरे जीव आते हैं हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि विषमपोषी। विषमपोषी पोषण तो विषमपोषी में जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, अपने आप नहीं बनाते कच्चे सामग्री से, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अन्य जीवों से लेते हैं। हरे पौधों से लेंगे अपना भोजन, या दूसरे जीवित जीव अन्य जीवों से लेंगे, तो वो सब जीव क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। तो ऐसा पोषण विषमपोषी पोषण कहलाएगा। तो ये जितने विषमपोषी जीव हैं, ये दूसरों से भोजन लेते हैं। इनका जो है तरीका, ये जीव भी ये जीव कुछ प्रकार हैं इनके टाइप। जैसे कि पहला टाइप है सैप्रोफाइट या मृतपोषी, होता है इनमें मृतपोषी, मृतपोषी या सैप्रोफाइट मृतपोषी जीव। तो ये वो हैं जो अपना भोजन, जो मरे हुए पदार्थ हैं उनसे ग्रहण करते हैं। जैसे सड़ी गली पत्तियां हैं, पौधे हैं, कुछ जीव मर गए तो उनसे अपना भोजन ये ग्रहण करेंगे। तो इनको बोलते हैं मृतपोषी या सैप्रोफाइट। जैसे कि आपका कुछ फफूंदियाँ होती हैं, फंजाई होती हैं, वो भोजन किससे लेती हैं, मृत पोषण के बाद सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेती हैं। तो ये कुछ एंजाइम छोड़ते हैं जिससे वो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं और उसको फिर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
यानी कि उसको आप शोषित कर लेते हैं। तो यह है जीव मृतपोषी। दूसरे होते हैं सैप्रोफाइट। ये सैप्रोफाइट ये हो गया। अगले हैं पैरासाइट, यानी कि हम पैरासाइट जीवों को बोलते हैं परजीवी या परपोषी। परपोषी कहें या परजीवी कहें, तो ये होते हैं। तो ये जो भोजन लेते हैं ये जीवित चीज़ों से लेते हैं। ये तो ले रहे हैं मृत से, और ये ले रहे हैं जीवित से। जीवित ऑर्गेनिज्म से, जीवित पदार्थों से अपना भोजन लेंगे तो ये कहलाएंगे पैरासाइट। तो जीवित से भोजन लेने वाले बहुत होते हैं। जीवित से भोजन लेने जैसे आपके अब ये पैरासाइट या परपोषी, ये दो टाइप में आएंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इनके दो टाइप हो जाएंगे, एक बाह्य और दूसरे आंतरिक। भाई बाह्य परजीवी वो होता है जो बॉडी के बाहर रहता है और उससे भोजन ग्रहण करता है। तो ये जितने परपोषी हैं ये सब क्या करते हैं, दूसरे से भोजन ले रहे हैं, लेकिन जीवित चीज़ों से ले रहे हैं। मरी हुई से भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, ये जीवित से लेते हैं और उसको कोई ना कोई बदले में क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये कभी भी लाभ नहीं देते। जो पैरासाइट से परपोषी होते हैं ये कभी लाभ नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं। बाहर के परजीवी जो बॉडी के बाहर रह रहा है वो बाह्य परजीवी होगा, जो बॉडी के अंदर रह रहा है वो आंतरिक परजीवी होगा। बाह्य परजीवों में आपके आते हैं, जितने बाह्य परजीवी हैं इनके अंतर्गत जैसे जूं होती है, शरीर पर हो जाती है जूं, तो बाहरी तो है, खून चूस रही है। मच्छर बाहर रहता है लेकिन खून चूसता है। खटमल बाहर होता है, खून चूसता है। जोंक बाहर होती है, खून चूसती है। तो ये बाह्य परजीवी हो गए जो बाहर रहकर खून चूस, यानी कि अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं और फिर अपना पोषण करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, बाह्य परजीवी। एक होते हैं आंतरिक परजीवी। तो आंतरिक परजीवी कौन है, जो बॉडी के अंदर किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहेंगे, वो आंतरिक परजीवी होंगे। ये अंदर रहकर अपना पोषण करते हैं। जब अंदर रहकर अपना पोषण कर देंगे तो इनके उदाहरण क्या होते हैं, आंतरिक परजीवी के। जैसे आपका ये भी रोग उत्पन्न करते हैं, पेट में वो हो जाते हैं, आपने देखा होगा एस्केरिस, जिन्हें सामान्य भाषा में जून बोल देते हैं। पेट में जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। कभी कभी देखा होगा जब लैट्रिन को बच्चे आते हैं तो छोटे बच्चों को लैट्रिन से कुछ कीड़े आते हैं, वो क्या है, अंदर तो हैं। तो ऐसे ये सब क्या है, आंतरिक परजीवी हैं। एस्केरिस भी आंतरिक है, हुकवर्म आंतरिक है, पिनवर्म आंतरिक है, प्लाज्मोडियम आंतरिक है जो मलेरिया करता है, और हैजा करने वाला, अन्य रोग पैदा करने वाली, ये सब आंतरिक परजीवी बॉडी के अंदर रहते हैं। टेप वर्म होता है वो बॉडी में रहता है। तो ये अंदर से क्या कर रहे हैं, आदमी व्यक्ति को, दूसरे जीव को अपना पोषण ले रहे हैं, उसको साथ में क्या कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं। ऐसे परजीवी क्या कहलाएंगे, आंतरिक परजीवी कहलाएंगे। तो ये पोषण का आपका ये चल रहा है। ये तो सब स्वयंपोषी और विषमपोषी जीव, तो दोनों तरह का पोषण ये आपका यहाँ पर आता है, स्वयंपोषी और विषमपोषी का वर्णन। अब थोड़ा इसके बाद लेंगे हम मनुष्य में किस प्रकार पोषण होगा। हाँ डियर स्टूडेंट, अब जो मैंने आपको ये समझाया अभी, इसमें अब इसके बाद जो पोषण है वो है मनुष्य में पोषण या अन्य जीवों में पोषण। एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, और इसका यदि आप ध्यानपूर्वक बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, यदि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और समझ में अगले नंबर पर, अगली वीडियो में हम आपको मानव के अंदर और कुछ अन्य जंतुओं में पोषण कैसे होता है उसको समझाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि अच्छी तरह से समझ लेना इसको। और इसका लिंक मैं आपको PDF में भेज रहा हूँ, वो लिंक भी देख लेना विशेष तौर से। आप तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद।